बच्चों हम वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो है गॉस ग्रीन गॉस डाइवर्जेंस तो हम कर रहे थे। ग्रीन तो हम कर चुके हैं, इसके अंदर अब हम करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इससे पहली वाली वीडियो में थोड़ा सा मैंने बताया था, लेकिन फिर रिपीट कर देता हूं मैं। प्रूफ अभी नहीं करवाया मैंने। वी इज द वॉल्यूम ऑफ बाउंडेड बाय ए क्लोज पीस वाइज स्मूथ सरफेस। कोई सरफेस दिया गया होगा, किसी चीज का पृष्ठ दिया गया होगा जिसका वॉल्यूम वी है, और एक एफ जो है एक वेक्टर फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। तो तब ये कह रहा है कि तुम इस ट्रिपल इंटीग्रल को और इस डबल इंटीग्रल को सोल्व करिए अलग अलग, तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। अब इसमें डेल डॉट एफ, एफ तो तुम्हें दिया ही होगा, तो डेल डॉट एफ का मतलब डाइवर्जेंस निकालना है और फिर इस ट्रिपल इंटीग्रल को सोल्व करना है। और डबल इंटीग्रल में क्या है, इसके अंदर एफ तुम्हें दिया ही होगा, तो तुम्हें इस साइड में दो चीज निकालनी होती है, एन और डीएस। ये दो चीज निकालोगे तब जाकर डबल इंटीग्रल सोल्व होगा, सरफेस इंटीग्रल। तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे लूंगा जिसमें मैं इस थ्योरम को वेरीफाई करूंगा, मतलब मैं ट्रिपल भी सोल्व करूंगा और डबल भी सोल्व करूंगा, फिर दिखाऊंगा तुम्हें कि दोनों का आंसर सेम आता है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमें यही काम करना है कि ट्रिपल इंटीग्रल को डबल में या डबल को ट्रिपल में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो करना चाह रहे हैं हम। फिलहाल हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर हम समझाना चाह रहे हैं होता क्या है। वैसे मैं तुम्हें थोड़ी सी इसकी हल्की सी झलक दिखा दूं, यहां पर हो तो मैं ध्यान नहीं है या नहीं है। ये एक नीचे एक आधा गोला है, एक ऊपर आधा गोला है, मैंने खुले हुए बनाए हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पर जो बॉडी होगी वो बंद होगी, क्योंकि तब जब बंद होगी तभी तो उसके अंदर आयतन आएगा। तो इस नीले वाले को इस वाले से बंद कर दीजिए यहाँ पर। तो बंद करने पर एक ऐसा पृष्ठ बन जाएगा जिसके अंदर आयतन भी होगा और पृष्ठ तो होगा ही, जैसा कि गोले का होता है। गोला बंद होता है तो उसके अंदर जो हवा भरी होती है तो वो उसका वॉल्यूम है, और जो उस पर ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, लेदर लगी होगी जिससे वो बना होगा। जैसा कि फुटबॉल की एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जब फुटबॉल होती है, फुटबॉल पर जो हमारी लेदर लगी हुई है जिससे वो बनी है, तो वो तो उसका सरफेस है, और जो उसके अंदर हवा भरी है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो हम ऐसी बॉडी की बात करेंगे यहाँ पर जो है। ठीक, तो ये मैं तो प्रूफ के लिए बताया था तुम्हें, लेकिन प्रूफ अभी नहीं कर रहे हैं हम। फिलहाल तो हम क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद हम प्रूफ बताएंगे फिर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम और उसके आधार पर बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले मैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिया है, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। उसने वेक्टर फंक्शन दिया है एफ बराबर ये, टेकन ओवर द रीजन। जो उसने कहा क्षेत्र जो लेना है तुम्हें वो गिरा हुआ है, x बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 0, y बराबर 2, z बराबर 0, z बराबर 2। अगर तुम क्वेश्चन को सही से समझना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान सुनना जरा। 3D के अंदर जो x बराबर 0 होता है ये एक प्लेन होता है, जबकि 2D में x बराबर 0 एक लाइन होती है y एक्सिस। x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस। लेकिन 3D में x बराबर 0 होता है, एक प्लेन की समीकरण होती है। अब वो कौन सा प्लेन होता है, ये हमने यहां पर लिखा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर को x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ऊपर की है z एक्सिस। तो जो नीचे वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये हमारा x और y से मिलकर बना हुआ है। तो इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन की समीकरण होती है हमेशा z बराबर 0। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई है उसके अंदर, तो जेड नहीं होगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि सोचो जेड यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर को जेड बढ़ेगा, यहां नहीं बढ़ने का जेड। मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, तो इस पूरे प्लेन पे जेड की वैल्यू कोई पूछने लगे कितनी है, 0 है। कोई कहने लगा इस पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालो, तो यहां से लंब डालेंगे एक्स एक्सिस पर, मान लीजिए ये दूरी ए है, यहां से लंब डालेंगे वाई एक्सिस पर, ये दूरी कितनी है, बी है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए और बी हैं। और जेड है मान लो इधर को, तो जेड तो है ही नहीं इसके अंदर, ऊंचाई तो ऊपर को, जेड का मतलब ऊपर को जाना, तो ऊपर को गए नहीं तुम। हाँ, अगर कोई प्लेन तुम ऐसा लोगे, ऐसा कोई प्लेन लोगे ऐसा हवा में, और मान लीजिए यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है 5 मीटर है, ठीक है, तो इसके हर पॉइंट पर जेड की वैल्यू अब 5 हो जाएगी। और यहां पर जेड की वैल्यू की हर जगह इसके जेड की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, फिलहाल तो हम 3D नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फिर भी आइडिया रखिए, क्योंकि 3D तुमने थोड़ी बहुत तो 12th में पढ़ी होगी हल्की सी।
ठीक, तो फिलहाल इसकी इक्वेशन होगी जेड बराबर 0, और जो इस प्लेन के समांतर है और ऊपर है, बिल्कुल इसके ऊपर, तो ये दूरी चेक करो कितनी रखी है, वो रखी है उसने जेड बराबर 2, तो ये यहां से यहां तक की दूरी 2 है, तो इस वाले प्लेन की समीकरण जेड बराबर 2 है। समझ में आ गई बात? तो मैं अब बात करते हैं हम इस वाले प्लेन की। देखिए इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूं, जो ये खड़ा हुआ है, ये जो खड़ा हुआ है ये वाला प्लेन, इस प्लेन की बात कर रहा हूं। ये प्लेन y और z से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी जो समीकरण होगी वो x बराबर 0 होगी। और इसके बिल्कुल जस्ट जो इधर सामने होगा, ये कितनी दूरी पर, ये इसके समांतर है, तो ये देखो दूरी कितनी रखी है किताब लेने, ये रखी है 2, तो इसकी जो समीकरण होगी इसकी, तो x बराबर 2 होगी, मतलब इसके हर पॉइंट पर x का मान 2 होगा। सही है, ठीक बात। अब यहां देखो जो हमारे प्लेन बच गए वो कौन कौन से बचे, एक तो ये बचा, मानना नंबर कितना ओ ए, और पीछे बी, और ये मान लो सी। जो ओ ए बी सी पीछे वाला प्लेन है वो एक्स है और जेड से मिलकर बना है, तो उसके लिए जो वाई की वैल्यू होगी वो 0 होगी। समझ में आ गई? जो पीछे वाला होगा, और जिसके सामने वाला होगा कौन सा, मान लो ये ओ डैश है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, और जो ये सी डैश है, ये सामने वाला जो ये, इसकी वैल्यू यहां से यहां तक की दूरी रखी है ना 2, देखो ये रखा y बराबर कितना 2, तो ये इसकी समीकरण जो होगी इसकी होगी y बराबर 2। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक, तो इस तरह से हमें ये एक सॉलिड दिया हुआ है, एक ठोस दिया हुआ है, एक बॉडी दी गई है जिसके अंदर आयतन भी है और जिसके अंदर सरफेस भी है, पृष्ठ भी है, लेकिन जो इसका पृष्ठ है, सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, वो टुकड़ों से मिलकर बना, जैसा ऊपर वाली है छत, नीचे वाला ये फर्श, दो दो प्लेन हो गए, एक इधर वाली ये दीवार, एक इधर वाली दीवार, एक सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार, तो 6 प्लेनों से मिलकर बना है, 6 तो हो गए, हाँ 6 प्लेनों से मिलकर बना, 6 सरफेस है इसमें अलग अलग, 6 एरिए हैं इसमें अलग अलग, 6 क्षेत्रफल हैं इसमें अलग अलग। समझ में आ गई? ठीक बात। तो अब यहां पर मैं इसको गॉस डाइवर्जेंस से करके दिखाऊंगा कि हाँ भी ट्रिपल इंटीग्रल सोल्व करिए या डबल सोल्व करिए, दोनों आंसर सेम आते हैं। पहले हम ट्रिपल की बात करते हैं। गॉस डाइवर्जेंस में ट्रिपल इंटीग्रल में ऐसा होता है, डेल डॉट एफ डीवी, पहले मैं इसे सोल्व करूंगा, तो मुझे पहले डेल डॉट एफ निकालनी पड़ेगी, डेल डॉट एफ का मतलब डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं डाइवर्जेंस निकाल लेता हूं, उसके बाद में मैं सोल्व करूंगा। ठीक जी। सबसे पहली बात आती है, एफ हमें ये दिया सॉल्यूशन, एफ इक्वल टू दिया है 2x माइनस जेड आई प्लस के एक्स स्क्वायर वाई जे माइनस के एक्स जेड स्क्वायर के, ये एफ है। डाइवर्जेंस का शॉर्टकट बताना, तो मैं बताया था मैंने, डाइवर्जेंस निकालना हो तो जो आई के साथ है उसका कर दो एक्स के, तो कितना आएगा 2 तो आएगा, और जो जे के साथ है उसका कर दो वाई के, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जो के साथ है उसका कर दो जेड के, तो माइनस के 2x जेड, ये तो है, ये ध्यान रखना, ये 2 है वो पीछे वाला जेड है। आगे बात समझ में? तो ये इसका क्या आ गया, डाइवर्जेंस आ गया, याद आ गया तुम्हें? ठीक बात। अब हमें ट्रिपल इंटीग्रल सोल्व करना, डेल डॉट एफ डीवी, अब यहां पे मैंने ट्रिपल इंटीग्रल लिख दिया, डेल डॉट एफ की वैल्यू खोल दी, 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x जेड, अब पीछे डीवी का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, dx dy dz। अब हमें x की लिमिट चाहिए, y की चाहिए, z की चाहिए। अब ये पीस वाइज है, अपने आप ही उसने लिमिट दे दी है, क्योंकि पूरे की कोई समीकरण तो हो नहीं सकती, अगर पूरे की इक्वेशन होती तो मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रखा, x की लिमिट निकालनी हो तो y और z को 0 रख दो, y की लिमिट निकालनी हो तो z को 0 भर दो, तो यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं, उसने अपने आप ही लिमिट दी गई है। वो तो हो गया, टुकड़े में टूटा होगा तो क्या कुछ ना कुछ तो बताएगा ही। हाँ हाँ, तो 0 टू y की लिमिट 0 टू z की लिमिट 0 टू, बस तीनों लिमिट कैसे रखी हैं, कांस्टेंट। ठीक, तो बताइए किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर लीजिए, चाहे ऐसे करिए, y करिए, z करिए, वो तुम्हारी मर्जी है, जिसके तुम क्या होगे उसको बता दो। चलो z करके दिखा दो, ए ये रहा 0 टू z के रेस्पेक्ट में 2 का 2z, इसका एक्स स्क्वायर जेड, इसका जेड स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, तो एक्स जेड स्क्वायर जाएगा, और लिमिट भर देंगे जेड की जगह 0 से लेकर 2 तक, और पीछे हमारे 2 बचेंगे, dx ओवर dy, लिमिट 0 टू 2 भरो, जेड की जगह 2 तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर जेड की जगह 2 तो 2x स्क्वायर आ जाएंगे, माइनस के 4x आ जाएंगे, और जैसे ही जेड की जगह 0 रखेंगे सब 0 हो जाएगा। तो अब हमें करना है x के या y के,
चलिए अब करते हैं मान लीजिए y के, तो y के जब इंटीग्रेट करेंगे एकदम डायरेक्ट कर देना, हाँ करो 4y प्लस 2x² y माइनस 4xy और लिमिट भर देंगे 0 to 2, केवल बचेगा हमारा x के, करो यहां 2 भरा तो आ जाएगा 8 प्लस के हो जाएंगे 4x² माइनस के 8x और y की जगह 0 भरेंगे सब 0 हो जाएगा। अब पीछे बचा हमारा dx। अब कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना बस, बोलो 8x प्लस के 4x³ अपॉन 3 माइनस 8x² अपॉन 2 और लिमिट 0 to 2 भरिए इसके अंदर। बस 1 मिनट जरा मैं यहां रख लिख दूं, हाँ बोलो 16 फिर हो जाएगा 33 माइनस के 4 हो जाएगा, अचाचक 16 हो जाएंगे और 0 रखने पे 0, तो ये इससे कट गया, मेरे ख्याल से आ गया 32/3। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या वास्तव में डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करें तो यही आंसर आएगा नहीं आएगा, ये चेक करेंगे लेकिन बाद में, पहले से तो नोट करिए। अब देखो हम इसे वेरीफाई करने के लिए डबल इंटीग्रल जो होता है वो भी सोल्व करेंगे, लेकिन पहले एक बात ध्यान रखिए, यहां पर जो डबल इंटीग्रल है वो इस टाइप का जो सरफेस इंटीग्रल है, यहां पर लिखा होता है बताइए क्या, f डॉट n और ds। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें जो सरफेस है हमारा पूरे, इसे बोलते हैं, बता सकते हो क्या बोलते हैं हिंदी में, घनाभ, क्योंकि नहीं सब चीज सेम तो है, इधर को भी 2 है, इधर को भी 2 है, इधर को भी 2 है, घन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। तो हमारा जो यहाँ पर सरफेस है वो क्यूब का है, घन का, और तुम्हें पता होगा ये 6 अलग अलग फेस होते हैं, इसमें 6 तल होते हैं, 6 एरिया होते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ ये पूरा पृष्ठ। सही है, तो हम इस क्वेश्चन को 6 जगह तोड़ के करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे f डॉट n निकालूंगा, f ये रखा, इसमें देखो z भी आ रहा, x y भी आ रहे हैं। अब मान लो डबल इंटीग्रल तुमने dx dy में चेंज करा और z हुआ उसके अंदर, तो z कहां से गायब करोगे, सरफेस की इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब सरफेस की इक्वेशन पता नहीं है तो क्या करेंगे हम, वो तुम्हें समझा रहा हूं। देखिए मैं कैसे कैसे करूंगा, पहले तुम्हें समझा देता हूं, क्योंकि ये स्मूथ होता, एक ही होता, इसकी इक्वेशन दी गई होती तो क्वेश्चन आसान हो जाता। अब मुझे 6 जगह तोड़ना पड़ेगा, तो मैंने यहां लिख दिया s बराबर, मैं तोड़ूंगा s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 प्लस s5 प्लस s6। S1 मान लो ये वाला सरफेस मेरा S1 है, ऊपर वाला S2 है, इधर वाला ये S3 है, इसके सामने वाला S4 है, पीछे वाला S5 है, सामने वाला S6 है। लिखूं कहां, यही लिखूंगा, समझ जाना S6, या नाम रख दो इनके OAB ऐसा करके, समझ जाओगे। अब मैं अलग अलग सरफेस लूंगा, एक बार S1 के को लेकर तब इस पूरे को सोल्व करूंगा, उसकी वैल्यू निकाल लूंगा, फिर S2 सरफेस लेकर सोल्व करूंगा, इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, तो 6 बार क्वेश्चन सोल्व करूंगा मैं और उन सबको फिर जोड़ दूंगा, तो पूरे सरफेस से वो इंटीग्रेट होकर आ जाएगा। सही है, समझ में आ गई बात तुम्हें। तो मैं एक सरफेस ले रहा हूं, सबसे आसान है नीचे वाला सरफेस S1। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ S1 की बात करते हैं, तो बताइए S1 की इक्वेशन क्या है, ये रही z बराबर 0, तो इसका फायदा उठाएंगे हम। ठीक है, जहां भी हमें z दिखाई देगा वहां 0, तो dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जरूरत नहीं है मेरे dz की, लेकिन फिर भी dz की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहां ध्यान दो, एक f चाहिए, f तो दे रखा, n चाहिए, तो n का मतलब होता है नॉर्मल, और वो भी यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल का मतलब एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मापांक 1 हो, लेकिन जो इस वाले फेस पे 90 का कोण बना रहा हो, बताइए कौन है। तुम तो भूल गए, कल तो समझाया था तुम्हें। इधर को तो होता है, इधर को लिख देता हूं मैं, इधर को तो होता है आई कैप, एक यूनिट वेक्टर, ऊपर को होता है के, और नीचे को होगा इधर को होगा जे। तो बताओ इस वाले पे, इस वाले पे, इस पे ऐसा वेक्टर कौन है जो 90 कोण बना रहा, अरे के बना रहा, लेकिन के तो अंदर की ओर है, लेना होता है बाहर की ओर, तो इस पे इधर को ले लो, कितना माइनस के, भाई यहां पे ले लो, यहां एन ले लो, तो एन की दिशा इसकी दिशा सेम ही तो है। समझ में नहीं आई बात तुम्हें, तो यहां एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के। एन का मतलब होता है एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल का मतलब है उसका मापांक 1 होना चाहिए और जो उस सरफेस पर नॉर्मल की दिशा में होना चाहिए, अभिलंब की दिशा में होना चाहिए। कहने का मतलब उस सरफेस में यहाँ पे 90 का कोण बनाना चाहिए। तो ये हमारा एन कौन होगा, एन होगा माइनस के।
तुम कहोगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि के की दिशा तो ऊपर को है, हमने लिया नीचे को, क्योंकि हमें नॉर्मल जो लेने हैं वो बाहर की ओर लेने होते हैं, अंदर की ओर नहीं, तो इसलिए एन की वैल्यू क्या जाएगी माइनस के। ये समझ में आ गई तुम्हें? ठीक जी, एन की वैल्यू समझ में आ गई। अब बात उठती है डीएस की। अब डीएस का फॉर्मूला कौन सा लगाना, तो डीएस के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, डीएक्स dy याद है तुम्हें, अपॉन एन डॉट के। अब देखो एन में के आ रहा, तो एन की वैल्यू यहां रखोगे के डॉट के 1, जीरो तो नहीं होने का, तो इसमें आई जे के नहीं आ रहे, तो इसलिए तुम्हें यही वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। अगर तुमने dy ओवर dz वाला लगाया, dy dz वाला, तो उसमें क्या आया होगा, आई आया होगा, तो आई डॉट के 0 होता है, क्योंकि ये एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। समझ में आ गई? तो तुम्हें यही फॉर्मूला लगा देना चाहिए। ठीक, इसकी वैल्यू बताओ, dx dy, n की वैल्यू कितनी है तुम्हारी माइनस के, तो k डॉट के कितना हो जाएगा 1, तो -1 का मोड +1, तो क्या बचेगा dx dy। अब देखो हमें पूरी जानकारी हो गई, n भी चल गया पता, ds भी चल गया पता। अब ये डबल इंटीग्रल सोल्व कर सकते हैं, करें? चलो जी, अब हम इस डबल इंटीग्रल को सोल्व कर रहे हैं। देखिए हम इस डबल इंटीग्रल को सोल्व कर रहे हैं f डॉट n ds को, लेकिन सरफेस S1 के द्वारा, सही है? चलो भरो, f की वैल्यू ऊपर गई, पता नहीं कितनी थी, देखिए ना ऊपर कितनी थी, 2x, 2x माइनस के z था, i था, प्लस एक्स स्क्वायर वाई था, j था, और माइनस के एक्स जेड स्क्वायर k था, और डॉट n, n कितना है माइनस के k है, और पीछे dx और dy। ये समझ में आ गया तुम्हें इतना? बहुत बढ़िया। अब बताओ डॉट कैसा होगी, डॉट होगी, हाँ के की के में, तो के ये वाला है, माइनस से प्लस हो जाएगा, और एक्स जेड स्क्वायर बचेगा, और पीछे बचेगा dx dy। अब क्वेश्चन तो कर रहे हो तुम एक्स वाई में, या जेड भी आ गया, लेकिन जेड की वैल्यू कितनी थी 0 थी, ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ये हो गया। तो तुमने S1 सरफेस के हिसाब से सोल्व कराया डबल इंटीग्रल, ऐसे करो S2 से, फिर S करेंगे S3 से। अब मैं तुम्हें बताऊं, जब S2 लोगे ना, ये वाला S2 लोगे, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या है, Z बराबर 2 है, तो एक तो Z का फायदा रख सकते हो 2, कहीं Z आ गया 2 रख सकते हो, सही है? और दूसरी बात, इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा K प्लस K, बाहर को लेना नॉर्मल। मैं शुरू में नॉर्मल समझाए थे मैंने बाकायदा सब्जेक्ट, लेकिन तुम हर चीज में अनजान बन जाओ। इस पर नॉर्मल होगा, ऊपर कोई चल ही ना रहा है, तो लो रुक गया है, तो क्या हुआ ऐसा? अच्छा ये काला हो गया था, अरे अरे लाइट भाग गई। चलो जी, दूसरा भी है मेरे पास में, ये रहा। ये होगा नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, ऊपर को होगा नॉर्मल इधर को, तो यहां पर n आएगा k। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो इसमें इसमें अंतर कितना आएगा, जो z है ना उसकी वैल्यू बस 2 आ जाएगी, और n की वैल्यू यहाँ प्लस के आ जाएगी। सही है, सारा बिल्कुल सेम वैसे ही होना। तो एक तुम्हें खुद करके दिखाना है मुझे, पहले इसे उतार लो S1 वाले को, S2 वाला तुम्हें करके दिखाना है मुझे, और मुझे आंसर बताना क्या आएगा। देखो बच्चों, हमने दूसरा इंटीग्रल सोल्व करा है। ये कौन सा सरफेस लिया, ऊपर वाला, ये वाला सरफेस लिया, ये वाला ऊपर वाला। मैं कलर डाल के दिखा देता हूं, इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की, इस वाले की। अगर कोई तुमसे वैसे ही पूछ लेगा इसकी लंबाई बताइए कितनी है और चौड़ाई कितनी है इसकी, ये ऊंचाई 2 है, यो ऊंचाई 2, और देखो ये वाली ऊंचाई, ये वाली 2 है, तो ये वाली 2 ही होगी, तो 2 है ये, और ये चौड़ाई 2 है, ये वाली 2 है, ये वर्ग है, एक वर्ग। ठीक है, तो मैंने लिखा है इसमें इक्वेशन, तो z बराबर 2 है इसकी, तो dz की वैल्यू 0 हो जाएगी, और n बराबर क्या होगा इसमें नॉर्मल ऊपर की ओर, वो k होगा, n डॉट k निकाल लेंगे, n की वैल्यू k आ जाएगी, k डॉट k 1 हो जाएगा। ds का फॉर्मूला वही लगाया हमने, dx dy वाला, n डॉट k ऊपर निकाल रखा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई dx dy। अब इसके अंदर भर दीजिए, तो S2 के अनुसार ये इंटीग्रल सोल्व हो गया। यहाँ पर रियल n की जगह k भर दिया, सोल्व करा, सोल्व करने के बाद में ऐसा आ गया। इंटीग्रेट तुम कर लेना, दोनों लिमिट कांस्टेंट हैं, एक बार y करना है और एक बार x के, तो ये आंसर बता रहे हैं मुझे कितना, माइनस के 16, ये आंसर बता रहे हैं। ऐसे ही हम अभी 2 सरफेस लिए हैं, 2 प्रश्न लिए हैं, ऐसे 4 और हैं अभी। ठीक है, अब मैं इन सबको हटाऊंगा, फिर करूंगा दूसरे के लोग। पहले तो मैं समझा दूं अब के बार मैं कौन सा सरफेस ले रहा हूं। अब के बार करेंगे हम S3, तो S3 का मेरा मतलब है ये वाला, ध्यान सुनना।
ए इस वाले की बात कर रहे हैं हम, ए इस वाले के, ए इस वाले के, इस वाले की, इस वाले के, इस वाले के, इस वाले की बात कर रहे हैं, ये है S3। तो सोच के बताओ इसकी समीकरण क्या होगी, x बराबर 0 होगी। नॉर्मल बताओ किधर को होगा, इसमें नॉर्मल होगा ऐसा, इधर को इधर को इधर को होगा नॉर्मल, इधर को, तो इधर को तो होता है i, इधर को हो जाएगा -i, सही है। ठीक, इसका फायदा उठाओगे। फिर मैं करूंगा इसके पीछे वाला जो बिल्कुल ये वाला इस वाले की बात करूंगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x बराबर 2 और नॉर्मल हो जाएगा इधर को, इधर को, तो वो हो जाएगा नॉर्मल की वैल्यू i हो जाएगी। समझ में आ गई। तो इन दोनों को करना तुम्हें, पहले इस वाले को करो, इस वाले को S3 मान रखा है सामने, S3 इसके अनुसार इंटीग्रेट करके दिखाओ जल्दी जल्दी। कोई बात, तुम तो होशियार हो गए बच्चों। उन्होंने ये S3 के अनुसार इंटीग्रेट करा, S3 के अनुसार, तो इसका आंसर डायरेक्ट ये आ गया है 4। मैं लिख दिया है x की जगह 0 लेना है, dx 0 0 हो जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। n की वैल्यू -i है, ds का फॉर्मूला ये लेगा ना dy dz वाला, जिसमें i आ रहा है, क्योंकि n की वैल्यू में i है, तो ये 0 नहीं होने का, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो dy dz आ गया बस। और ऊपर वाले में भर दो, f की वैल्यू खोल दो, n की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ds की वैल्यू तुम्हें पता है, रखो इंटीग्रेट कर दो बस। x की जगह 0 भर देना, क्योंकि x हमारा यहाँ पर 0 है इस सरफेस के लिए। ऐसे ही तुम करोगे आपके बार S4 के लिए, S4 का 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर S4 लिख रहा हूं मैं, S4 के लिए x की वैल्यू हो जाएगी 2, dx बराबर हो जाएगा 0 और n की वैल्यू हो जाएगी +i, ये तो होगा। और ds का फॉर्मूला यही रहेगा, बस सब कुछ सेम आएगा, यहाँ +i चलेगा आपकी बार। इसके करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा प्लस में, ये इतना चेंज आएगा और कुछ चेंज नहीं होने का। जब इसके करेंगे i की i में तो 2x माइनस के z और पीछे आएगा dy और dz। अब क्वेश्चन करोगे y और z में तो x की जगह 2 रख लेना, सही है। ऐसे 16 कितना आया था, 12, तो बच्चे ये बता रहे हैं इसका आंसर 12 आएगा, करके जरूर देखना। ये 12 आ गया। अब हमारे 2 और बच गए, अब मैं तुम्हें 2 और बताता हूं उनका कैसा करना है। नॉर्मल क्या होगा उनका, ये हटा दो सबको, ठीक जी। मुझे बताओ ना क्या गलती हुई, मुझे बताओ ना क्या दिक्कत हुई, कर लिया तुमने ये, ठीक जी। ऊपर देखना आपके बार, मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूं, अब मैं कौन सा सरफेस लूंगा। आपके बार लेते हैं हम S5, S5 है पीछे वाला, तो S5 की बात कर रहे हैं हम, S5 की, ए ये वाला S5 पीछे वाला, ए ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए ध्यान रखना, इधर को है J, इधर को J है, तो इस वाले का नॉर्मल जाएगा बाहर की ओर, पीछे की ओर, कितना -j, और जो इसके सामने वाला होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका आएगा +j। समझ में आ गए। उसकी इक्वेशन क्या होगी, y क्या थी उसकी इक्वेशन पीछे वाले की, y बराबर 0, ठीक है, और इसकी हो जाएगी y बराबर 2, क्योंकि 2 दूरी पे है, उसके समांतर है, तो इसकी समीकरण y = 2 हो जाएगी। बस अपना फॉर्मूला लगाओ, ds dx y ढूंढो, करो जल्दी जल्दी, कितना बैठेगा इसका, 0 बैठेगा। देखिए सरफेस ले रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ S5, S5 है पीछे वाला, उसकी इक्वेशन है y बराबर 0, तो dy की वैल्यू हो जाएगी 0, ये रही। n लेंगे हम, n बराबर हो जाएगा -j, तो n डॉट अगर j किया जाएगा तो वो आ जाएगा +1, तो ds का जो फॉर्म लगाना ना जिसमें j आ रहा है वो लगाना, dx ओवर dz वाला, तो n डॉट j आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो dx dz बचेगा। इंटीग्रेट करना आप तुम्हें, ये रहा डबल इंटीग्रेशन, f डॉट n ds की वैल्यू निकालनी है लेकिन S5 के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे बैठेगा 2x माइनस के z i प्लस के x स्क्वायर y j माइनस के x z स्क्वायर के, और पीछे है हमारा डॉट में कितना, n कितना था, माइनस के j, और पीछे आ गया है dx ओवर dz। अब यहाँ पर जब j की j में करोगे तो माइनस के x स्क्वायर y बचेंगे और पीछे बचेगा dx ओवर dz। अब क्वेश्चन x और z में होना चाहिए, लेकिन हमें पता y की वैल्यू तो 0 है, तो y की वैल्यू जैसे ही 0 भरेंगे तो सारा इंटीग्रल ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा पूरा इंटीग्रल 0, क्योंकि y 0 है। ऐसे ही करो तुम, अब S6 है,
S6 से देखो कितना बैठेगा, बस मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं यहीं पे, कितना S6 के अनुसार y की वैल्यू है 2 और dy की वैल्यू है 0, n की वैल्यू हो जाएगी प्लस j और n डॉट j करोगे तो 1 ही रहेगा, और ds का फॉर्मूला भी यही आएगा, dx ओवर dz अपॉन n डॉट j वाला फॉर्मूला, उसकी वैल्यू बैठेगी तुम्हारी dx dz, क्योंकि n डॉट j 1 है। करिए अब सब कुछ चीज चल गई पता हमें, डबल इंटीग्रेशन f डॉट n ds और S5 के अनुसार n6 के, तो डबल इंटीग्रेशन था 2x माइनस के z, पीछे i था, प्लस के एक्स स्क्वायर वाई जे था, माइनस के एक्स जेड स्क्वायर के, ये तो f था, n की वैल्यू बताई तुमने i, और पीछे dx ओवर dz, dx ओवर dz, पीछे j है, पीछे j है, करो तो j की j में करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई बचेगा और dx ओवर dz। देखिए गलत हो गया क्या, इसका भी आंसर कितना आ गया, y की जगह 2 भर दोगे ना, तो y की जगह 2 भर दे तो एक्स स्क्वायर और dx और dz, लिमिट तुम्हें मालूम ही है 0 से लेकर 2 तक है, z की लिमिट भी 0 से लेकर 2 तक है, कितना आया इसका 32/3। अब सबको जोड़ दो और 1 में रख दो, जोड़कर कितना होगा, कितना आंसर आएगा, अब इन सब की वैल्यू पुट कर देना 1 में, क्योंकि हमने अलग अलग सरफेस का करा है ये सब, और उन्हें जोड़ेंगे तब जाकर पूरे सरफेस का आएगा। अब लिखेंगे एस, अब S1 S2 नहीं S, तो पूरा इंटीग्रल जो आया है सरफेस इंटीग्रल इतना बैठा, पहले कितना आया था, सबसे पहला 0 था, फिर दूसरा माइनस के 16, फिर प्लस के 4, फिर 12, और फिर लास्ट में 0 आया, फिर 32/3 आया, तो सोल्व करके कितना बेटा 32/3, बस जी आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन तो यही है, क्यूब वाले, क्यूब के हैं या क्यूबॉइड के हैं, घन या घनाभ के हैं, कुछ क्वेश्चन है बस जो थोड़े से अलग हैं। हाँ स्फीयर का भी है एक दो क्वेश्चन जो है। तो यहां पर हमने देखा कि ट्रिपल इंटीग्रल सोल्व करा हमने, डेल डॉट एफ करा, डीवी बराबर आ गया डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन और डीएस के, ये होगी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई। एक नई प्रॉब्लम लेके चलेंगे, अभी मैं तुम्हें पहले समझाना चाह रहा हूं, और मेरी बात ध्यान सुनना जो मैं कहने जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर हैं। तुम देख रहे होगे यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर लिया है, क्या लिया है, सिलेंडर, बेलन बोलते हैं जिसे हम, लेकिन ये जो बेलन है ये बंद है, खुला हुआ नहीं है, बंद है ये। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो यहाँ पर है ना ये चीज, एक मिनट में से कलर बदल देता हूं, ये जो है ये नीचे वाला जो ये प्लेन होगा या कैसा होगा, ये प्लेन फेस होगा इसका, प्लेन सर पर है, समतल जो है कह दीजिए, एक तो ये है, और एक ऐसा ही है इसमें ये ऊपर वाला, ये वाला जो ऊपर वाला, ये जैसे कि तुमने देखा होगा घर पर डिब्बे पड़े होते हैं, लोहे के डिब्बे भी होते हैं, होते नहीं ऐसे, हाँ जिसमें पेंट आता है, सही कह रहे हैं, ये डिब्बे, तो ये डिब्बे का ये ढक्कन है ऊपर वाला, और नीचे उसकी तली है, ये तो ये बंद है बिल्कुल, सही है। तो इसमें कोई पूछने लगे क्या ये टुकड़ों से मिलकर बना है, इसका जो सरफेस है पृष्ठ, या स्मूथ है, तो इसमें 3 तरह के टुकड़े हैं, एक तो जो ढक्कन है ये, तुम हाथ फेरना इस पर बिल्कुल प्लेन आएगा, वो नहीं आएगा, भले वो गोल है लेकिन वो प्लेन है, और नीचे वाला भी प्लेन है समतल के रूप में, ठीक है, 2 फेस तो ये हो गए, और जो बीच वाला हिस्सा है ये गिलास की तरह है, गिलास होता है स्टील का गिलास पीने का पानी, तो उसे बोलते हैं कर्व्ड फेस। देखिए एक बात सुनिए ध्यान से, जैसे शंकु पढ़ा है तुमने, शंकु खूब देखा होगा, एक शंकु बना दिया, शंकु में जो पृष्ठ होता है वो 2 तरह के पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जो नीचे वाला होता है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो प्लेन होता है, और जो वो ऊपर वाला होता है वो सब बोलते हैं कर्व्ड, हिंदी में बोलते हैं वक्र सरफेस, वक्र पृष्ठ, जिसमें वक्र होता है, कर्व होता है, घुमाव होता है। तो यहाँ पे 3 तरह के उससे बना हुआ। अब ये जांच लगो, अगर मान लीजिए ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है,
और ये हमारी जेड एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो जो नीचे वाला है ना, ये वाला प्लेन, ये किस किस लाइन से मिलकर बना है? एक्स से और वाई से। जेड तो ऊपर को निकल रही है इसके, तो यहां पर जेड की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इस प्लेन की समीकरण जेड बराबर 0 है, जो अभी नहीं बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले। मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो इस पर हमेशा 100 हर जगह जेड की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि जेड तो नो होगा। सही है, तो इसकी समीकरण है जेड बराबर 0। अब ऐसे ही मैंने ये वाला जो प्लेन लिया, ये यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है मान लो 1 है, तो इसके हर पॉइंट पर जेड की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी जेड इक्वल टू 1। आगे बात समझ में तुम्हें? ठीक। तो हमें नीचे वाले सरफेस की इक्वेशन पता। अगर नीचे वाले सरफेस को मैं S1 कह लूं, ऊपर वाले को क्या कह लूं? S2 कह लूं, तो दोनों की समीकरण पता हमें। अब इन दोनों पर नॉर्मल बता दो। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ऐसी लाइन जो 90 का एंगल बनाती हो और उस पे और उसका मापांक 1 भी हो। बताओ कौन कौन आएगा? बहुत बढ़िया। देखो ध्यान दो, इस पर नॉर्मल होगा इधर को, इधर को होगा नॉर्मल ऊपर को, ये एंगल 90 का होगा, और इस पर नॉर्मल होगा नीचे को, क्योंकि नॉर्मल जो लेने हैं वो हमेशा बाहर की ओर लेने हैं ये। तो देखो इधर को होता है के, तो इसको एन की वैल्यू तो जाएगी के, और इसके लिए एन की वैल्यू हो जाएगी माइनस के। ठीक है। अब बात उठती है जो बीच का सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस जो बीच वाला है, इसका क्या होगा? जिसे वक्र बोल रहे हैं हम, कर्व सरफेस, इसकी बात कर रहे हैं हम कर्व वाले की। तो कर्व वाले का इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन वो देगा हमेशा। तो कैसे इक्वेशन देता है मैं वो बताता हूं। देखिए तुमने पढ़ा होगा वैसे तो छोटी सी क्लास में, एक सर्किल लो, उसके ऊपर दूसरा सर्किल रख दो, फिर उसके ऊपर तीसरा सर्किल रख दो, ऐसा सर्किल रखते जाओ तो एक बेलन का निर्माण हो जाता है। बेलन बना के देखोगे तुमने, नीचे एक सर्किल रख दो, एक हाथ में पहनने की चूड़ी नहीं होती, एक चूड़ी, उसके ऊपर दूसरी चूड़ी, उसके ऊपर तीसरी चूड़ी, ऐसे रख दो, तो एक गुच्छा बन जाएगा उनका। तो गुच्छा बनने के बाद में वैसे नहीं करना, गुच्छा ऊपर नीचे रखनी है, जरा बच्चे से आते हैं या हाथ में पहनते हैं उन्हें ऐसे, तो वो एक बेलन बन जाता है। तो इसकी जब बीच वाले की जब इक्वेशन दी जाती है ना, तो हमेशा सर्किल के रूप में दी जाती है। क्या कहा जाता है भाई? इसकी रेडियस मान लीजिए 2 है, यहां से यहां तक की 2 है, या ये कह दीजिए यहां से यहां तक की कितनी है? 2 है। तो जब भी इस बीच वाले की क्वेश्चन देगा तो वो ऐसे देगा, सेंटर तो हो गया 0 0, रेडियस होगी 2, तो बीच वाले की जो इक्वेशन देगा वो क्या देगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। समझ में नहीं आई बात में? इस सर्किल को चेक करो, ये सर्किल कहां पर है? ये सर्किल कहां पर है? एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका सेंटर कितना है? 0 0, रेडियस कितनी है? 2। ठीक है। अब ऐसे ही सर्किल इसके ऊपर नीचे रखते चले जाओ, तो यहां तक रखो ऊपर तक, तो बेलन बन जाएगा। तो जब भी इस कर्व सरफेस की इक्वेशन देगा वो हमेशा इस रूप में देगा। तो ध्यान रखना, जब भी z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, 2 प्लेन दे दिए और एक साथ में सर्किल देगा, तो समझ जाना वो सिलेंडर की बात कर रहा। सही है, क्योंकि सिलेंडर की कभी एक समीकरण नहीं होती, क्योंकि सिलेंडर जो होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है, 2 ऊपर वाले प्लेन फेस, ऊपर वाला नीचे वाला, और बीच वाला कर्व वाला। तो सिलेंडर के क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं। समझ में आ गई? अब बात उठती है तो बीच वाले के नॉर्मल कैसे ढूंढा जाएगा? क्योंकि नॉर्मल तो इसमें बदलता रहेगा। अगर तुम इस पॉइंट पे नॉर्मल लोगे तो नॉर्मल इधर को जाएगा, और इसके सामने इस साइड में लोगे तो नॉर्मल इधर को जाएगा। तो हम इसके नॉर्मल इससे निकालेंगे। किससे? इक्वेशन से। इसे मान लेंगे एफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के क्या जाएगा? 4, ये एफ, और डेल एफ करके निकालेंगे फिर, क्योंकि डेल एफ जो आएगा वो किस में आएगा? एक्स वाई में आएगा। तो इसका मतलब एक्स वाई पर डिपेंड है वो, पॉइंट बदलते रहोगे तो नॉर्मल अलग अलग दिशाओं में आता हुआ चला जाएगा। 1 मिनट के लिए बोल रहा हूं वैसे ही, 1 मिनट। ये माउस है ये माउस? बच्चों मुझे नहीं पता तुम्हें दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा, मान लो है दिखाई दे रहा होगा। ये माउस है, माउस। अगर कोई कहता है इस माउस पर नॉर्मल बताइए, इस माउस पर नॉर्मल बताइए, तो नॉर्मल 90 का एंगल ये रहा, इस साइड में, इस साइड में ये रहा। तो ऐसा नॉर्मल बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे ग्लास लेना घर पे जाकर, स्टील का ग्लास, और उस पर पेन खड़ा करना कर्व वाले पर, जैसे कर्व है, वक्र है उस साइड में, तो नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? इसका मतलब वो पॉइंट पे डिपेंड हो रहा, पॉइंट बदलते रहोगे तो नॉर्मल की डायरेक्शन भी बदलती हुई चली जाएगी। तो इसीलिए यहां पर जो नॉर्मल जब निकलेगा ना, तो अपने आप ही एक्स वाई में आ जाएगा। समझ जाते हो? ठीक जी। अब हम बात करते हैं यहां पर, तो इस वाले के नॉर्मल जब निकाला जाएगा तो हमेशा इस फॉर्म में निकाला जाएगा। अब जरा गोला होता है, गोला, तो गोला, फुटबॉल की बात कर रहा हूं मैं, फुटबॉल की, तो फुटबॉल पर नॉर्मल कोई कहेगा यहां कहेगा तो इधर को नॉर्मल, यहां कहेगा तो इधर को नॉर्मल, यहां कहेगा इधर को नॉर्मल। तो इसका जो नॉर्मल निकलेगा वो हमेशा एक्स वाई पर डिपेंड होगा, इस पॉइंट पर डिपेंड होगा।
पॉइंट बदलता रहेगा तो नॉर्मल की दिशा भी बदलती रहेगी, इसलिए वो अपने आप ही एक्स वाई में आ जाता है। आगे बात समझ में? बस जी, अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आती है तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताई है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 बताई है। एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात को पहले सुन लो, पूरी कर लो। चलो जी, अब इसका नॉर्मल निकालना तुम्हें, इसका नॉर्मल निकालना कर्व वाले का। ऊपर वाले का तुम्हें पता है के है, नीचे वाले का कितना आ गया माइनस के। अब निकालना है तुम्हें कर्व वाले का, तो कर्व वाले का मैं निकाल के दिखा रहा हूं। पहले मानेंगे एफ, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4, ये आ जाएगा। तो डेल एफ बताओ, ग्रेडियंट निकालनी आती है तुम्हें। एफ का करेंगे एक्स के 2x इंटू में आई, फिर y का 2y, अब पीछे जे, जेड का 0 छोड़ दो। अब इसका मोड निकालो, इसका मापांक निकालोगे तो कितना जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर, 4 बाहर निकाल दो, 2 आ जाएगा बाहर, अंडर रूट में बच जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसकी इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4, तो यहां से इसकी वैल्यू बच सकते हो, तो 4 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा 4। तो बताइए n कितना बना, n होता है डेल एफ अपॉन डेल एफ का मोड, तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 2xi प्लस 2yj और अपॉन में आ गया इसकी वैल्यू कितनी आई थी 4, 2 कॉमन ले काट देना, तो इसका नॉर्मल निकल आएगा बीच वाले सरफेस का। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया बताइए, xi प्लस yj, ये आ गया, अपॉन में कितना आ गया 2। अब बताओ क्या ये नॉर्मल फिक्स हो गया, नहीं, एक्स वाई बदलते रहोगे तो नॉर्मल की दिशा बदलती रहेगी, क्योंकि ये वेक्टर बदलेगा नहीं, बदलेगा वेक्टर ये, तो इसकी दिशा फिक्स नहीं हो सकती, तो इसलिए नॉर्मल भी एक्स वाई पर डिपेंड हो गया है। आगे बात समझ में? अगर तुम इस क्वेश्चन को डबल इंटीग्रेशन से सोल्व करोगे, डबल इंटीग्रेशन से सोल्व करोगे तो, तब कह रहा हूं मैं, अगर डबल इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो एस को तुम्हें 3 जगह तोड़ना पड़ेगा, नीचे वाला सरफेस S1, ऊपर वाला S2, बीच वाला S3 मान लेना। तो एक बार S1 के अनुसार, एक बार S2 के अनुसार, एक बार S3 के अनुसार, सबके तुम्हें नॉर्मल पता है, पता तो है, नॉर्मल बता तो दिए, सबके नॉर्मल पता है, डीएस का फॉर्मूला तुम्हें निकालना आता है, वो फॉर्मूला लगा लीजिए, तो सबके अलग अलग करके जोड़ दीजिए, सही है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने को नहीं दिया, तो जब भी क्वेश्चन गॉस डाइवर्जेंस से कहे और वो ज्यादातर डबल इंटीग्रल देगा तो तुम उसे ट्रिपल में चेंज करना, फिर तुम्हें ये आफत नहीं पड़ेगी नॉर्मल की। क्यों, ट्रिपल में क्या करना, केवल डाइवर्जेंस निकालना, तो इनका कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन ये तुमने तब बताया है अगर वेरीफाई करने को कह दे तो फिर तुम्हें डबल से भी सोल्व करना पड़ेगा और ट्रिपल से भी, और यदि वो ऐसा कुछ नहीं कहता वेरीफाई करने के लिए, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन करो तो उसे ट्रिपल में चेंज कर लो, और ट्रिपल में चेंज करके तब उसको ना तो तुम्हें नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी ना कुछ जरूरत पड़ेगी, बस सिंपल 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आगे बात तुम्हें? ठीक जी, फिलहाल इसे नोट करिए जल्दी से बच्चों। ये क्वेश्चन जो है मैंने जो ऊपर चित्र बनाया था अभी, ये केवल एग्जाम्पल नंबर 8 को अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो तब समझाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 में, एग्जाम्पल नंबर 8 में वेरीफाई करने के लिए नहीं कहा है। उसने क्या कहा है वो मैं लिख रहा हूं। उसने कहा है एफ तुम्हें मैं दे रहा हूं, एफ की वैल्यू है एक्स आई माइनस के वाई जे प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के नहीं, जेड स्क्वायर माइनस के 1 इंटू में के, ये है। और तुम्हें एक डबल इंटीग्रल सोल्व करना है, एफ डॉट एन डी एस, ये सोल्व करिए, जहां पर वेयर एस जो है वो क्या है, एस इज द क्लोज्ड सरफेस, सरफेस का मतलब पृष्ठ है जो घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, बाउंडेड बाय जेड बराबर 0, जेड बराबर 1 एंड सिलेंडर, सिलेंडर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब बच्चा कहता है सिलेंडर कहां है, तो सर्किल है, ठीक है, तो उसने ये इन दो चीजों घेर रखा है ना उसे, ठीक है। तो इसने जो चित्र बनाया मैंने बिल्कुल सेम इसका ही बनाया मैंने, इसका ही बिल्कुल सेम, बस देखो ध्यान दो। अब उसने वेरीफाई करने के लिए कहा, बस ये करा इस डबल इंटीग्रल को सोल्व करो। अगर तुम्हें डबल इंटीग्रल सोल्व करना है इसको, तो ऊपर की तरीके से कर सकते हो, 3 बार तोड़ लेना एस को और अलग अलग कर लेना, लेकिन मैं इससे नहीं करूंगा, मैं थाऊंगा फायदा किसका, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। मैं कहूंगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से मैं इसे चेंज कर दूंगा ट्रिपल में, क्योंकि ट्रिपल में सोल्व करना आसान है, क्योंकि डबल में सोल्व करने के लिए मुझे नॉर्मल को पहचानना पड़ेगा, तो नॉर्मल निकालने आसान काम नहीं होते। तुमने अभी समझ लिया इसलिए तुम्हें आसान लग रहा है, लेकिन बच्चे जो है कभी भी डबल इंटीग्रल दिया हुआ है ना तो उसे ट्रिपल में चेंज करते हैं, क्योंकि ट्रिपल में नॉर्मल की जरूरत नहीं पड़ती, ना सरफेस देखना पड़ता क्या सरफेस है,
बस 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ध्यान दो, बताओ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो तुम ट्रिपल में चेंज कर लो, क्या निकाल लो, डेल डॉट एफ निकाल लो और डीवी, इसे सोल्व कर लो। सही है, तो बताओ ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ, बताओ एफ ये रहा, और एफ का मुझे जल्दी से बताओ डाइवर्जेंस कितना आएगा, डायरेक्ट बोलना रे, वरना टाइम लग जाएगा बेमतलब का। डाइवर्जेंस आई के साथ में जो होता है उसका एक्स के तो बना जाएगा, जो जे के साथ में होगा उसका वाई के माइनस बना जाएगा, जो के साथ में होगा उसका जेड के 2z आ जाएगा बस। और पीछे तुम्हें क्या पता है, डी एक्स डी वाई डी जेड। बस अब यहाँ जरूरत किसकी है, केवल लिमिट की। अब लिमिट तो वैसे ही दिखाई देगी अपने आप ही, जेड की लिमिट तो 0 से लेकर 1 तक है, और 2 लिमिट निकल जाएंगी इससे। बताओ लिमिट कैसे निकालते हैं एक्स की, लिमिट ऑफ एक्स निकालेंगे तो पुट कर देंगे y बराबर 0, तो x की लिमिट क्या जाएंगे, x की लिमिट जाएंगी +-2, ये रही। y की लिमिट निकालनी है तो किसी को भी 0 मत बनाओ क्योंकि z है ही नहीं इसमें, तो y की लिमिट क्या जाएगी √, हाँ बस x की लिमिट आ गई -2 से लेकर 2 तक, y की लिमिट आ जाएंगी, y की लिमिट -√4 x² और √4 x², और z की लिमिट उन्हें खुद रखी है 0 से लेकर 1 तक है। बस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहां से इंडिकेट तुम कर लेना, पहले y के कर लेना, उसके बाद में z के, फिर x के। ठीक है, यहां से तुम किताब में देखे कर सकते हो, किसी भी कर लेना, कोई ना।